पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पीआईबी से। तो पीआईबी की पहली न्यूज़ आई है आईएलओ से। आईएलओ से रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देखने वाले हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी एजेंसी जिसमें 3 पक्ष शामिल हैं। कौन कौन से पक्ष शामिल हो जाते हैं? गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर। तीनों को एक जगह लाने का काम करता है आईएलओ। 1919 से ही इसने अपना काम चालू कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर 187 मेंबर स्टेट हैं। ये सेट करते हैं लेबर के लिए स्टैंडर्ड, इसके अलावा पॉलिसी डेवलपमेंट करना, ठीक है, प्रोग्राम बनाना, और जो उनका जो डिसेंट वर्क होता है उसको प्रमोट करना फॉर ऑल वुमेन एंड मैन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भारत और वियतनाम के संबंध को ये न्यूज़ बताती है। ठीक है, न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने हैंडओवर किया है 12 हाई स्पीड गार्ड बोट। ठीक है, 12 हाई स्पीड गार्ड बोट को इन्होंने हैंडओवर किया है। किसको? और इसको निर्माण किया गया था अंडर द इंडियाज़, ठीक है, $100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। इसके अंतर्गत हमने वियतनाम को 12 रक्षक नौकाएं, जिसको कहते हैं हाई स्पीड गार्ड बोट, हमने वियतनाम को दिया है। इसको हमने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण और भारतीय रक्षा निर्माण क्षेत्र की पेशेवर उत्कृष्टता का एक शानदार और सुनहरा उदाहरण है, ऐसा भारत सरकार का कहना है। रक्षा मंत्री ने वियतनाम को बढ़े हुए सहयोग के माध्यम से भारत के रक्षा औद्योगिक परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को हाईफोंग में, जगह का नाम है हाईफोंग, यहाँ पर है हांगहा शिपयार्ड। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने तीव्र गति की 12 रक्षक नौकाएं 12 कैसी हैं? स्पीड गार्ड बोट्स, हाई स्पीड गार्ड बोट्स वियतनाम को दिया है जब इन्होंने विजिट किया था होंगहा शिपयार्ड। कहाँ पर? हाईफोंग, 9 जून 2021 को। बताया जा रहा है इनका जो निर्माण है वो निर्माण किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट है ना, इसी के अंतर्गत में वियतनाम को हमने ये नौकाएं दी हैं। शुरुआत वाली जो 5 बोट थी भारत में लार्सन एंड ट्रूबो L&T शिपयार्ड, और बाकी जो 7 अन्य नौकाएं थी हांगहा शिपयार्ड में बनाई गई थी। मतलब कि इनमें से 5 हमने अपने देश में बनाए थे और बाकी की नौकाओं को हमने उनके देश में बनाए थे। इसके बाद हम देखेंगे द हिंदू की प्रमुख खबरें। तो पहली जो प्रमुख खबर है द हिंदू की, वो है राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा को लेकर के। प्रेसिडेंशियल पोल का जो शेड्यूल है वो 18 जुलाई से किया गया है। ठीक है, और नोटिफिकेशन है 15 जून का। काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन जुलाई 21। नोटिफिकेशन जारी होगा 15 जून को और वोट की जो काउंटिंग है वो 21 जुलाई से चालू हो जाएगी। राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 52 में दिया गया। जैसे कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है, जिसको हम प्रथम नागरिक बोलते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता की यदि हम बात करें तो पहली बात यह है भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, और चौथा नंबर चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। एक बात यहाँ ये है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर है या फिर संघ या फिर किसी राज्य, मतलब केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद का वो सदस्य है, तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। अब बात आ जाती है निर्वाचक मंडल की, मतलब कि इसका चुनाव आखिर होगा कैसे करके, निर्वाचन होगा कैसे करके। तो इसमें सब लोग शामिल हो जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा। इनके सभी जो निर्वाचित सदस्य रहते हैं वो इसके चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और इसके अलावा राज्य की जो विधानसभा रहती है ना, इसके भी सदस्य इसमें
चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। तीनों मिलकर के इसका निर्वाचन करते हैं। एक नई व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाता। दूसरी बात यह है, इनका जो वोट का अधिकार रहता है ना, वो इनकी जनसंख्या के अनुसार रहता है कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से उनके सदस्य का वोट का पावर रहेगा। जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है तो उनका जो वोटिंग का जो रेशो है वो ज़्यादा रहता है। एक बात राष्ट्रपति को लेकर के और भी अच्छी रहती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार भी राष्ट्रपति के पद पर बना रह सकता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव रहता है उसका निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका निर्वाचन होता है। इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन होने वाला है तो इसमें कितने कितने लोग शामिल है इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और टोटल जो पार्टिसिपेंट है 4809 हो जा रहे हैं। राज्यसभा के 233 मेंबर हैं, लोकसभा के 543 मेंबर हैं और सभी जो राज्यसभा होती हैं उनको यदि मिला दें तो उनके सदस्यों की संख्या हो रही 4033। 4033 प्लस 543 प्लस 233, ठीक है, सबको जोड़ दोगे आप तीनों को तो हो जाता कुल 4809 लोग। द टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स विल बी 10,86,431, ठीक है। सभी के वोट की वैल्यू कितनी हो रही है? 10,86,431 हो रही है। इसमें से 5,43,000 तो विधानसभा के लोगों के लिए है या फिर 700 वोट्स ईच, ठीक है। एंड 5,43,231 हो रही है फॉर MLA बेस्ड ऑन द 1971 सेंसस पॉपुलेशन फिगर। देखिए, और जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हो रहा है वो पहली बार आयोजित हो रहा है जब से जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया है इनटू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2019 में। The MLAs of Jammu and Kashmir are no longer part of the Electoral College. During the previous president's poll in 2017, thus 87 MLAs of the state of Jammu and Kashmir had 72 votes each. एक का कितना वोट पड़ रहा था? 72 votes. Taking the total value of their votes to the 6,264 out of the total 10,98,903 वोट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क जो कि असम में पाया जाता है, इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो मानस का एरिया था उसको प्रपोज किया गया एज ए रिजर्व फॉरेस्ट इन 1905, ठीक है। जहाँ पर ये मानस वाली जगह है उसको रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया घोषित 1905 में। फिर मानस को डिक्लेयर किया गया था एज ए रिजर्व फॉरेस्ट इन 1907। फिर 1928 में मानस वाज डिक्लेयर्ड एज ए गेम सेंचुरी। 1928 में इसको गेम सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था। द मानस गेम सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1950 हैविंग ए टोटल एरिया ऑफ अराउंड 360 वर्ग किलोमीटर। 1950 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज ए प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व 1973 में और इसका जो एरिया था 2,837 वर्ग किलोमीटर का हो गया था। फिर यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में। इस समय इसका जो एरिया था वो कितना था? इसका एरिया था उस टाइम में 2,837 वर्ग किलोमीटर का। फिर 1987 में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया था एज ए बायोस्फीयर रिजर्व और 1990 में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज ए मानस नेशनल पार्क। फिर 2003 में मानस नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज ए चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत 2003 में इसको चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। कौन कौन से जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो एक सींग वाले यहाँ पर गैंडे हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो एशियाटिक एलिफेंट हैं, एशियाई हाथी, वो पाए जाते हैं।
भारतीय टाइगर जिसको बाघ बोलते हैं, इसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड पाए जाते हैं, हुलू गिब्बॉन्स पाए जाते हैं, बार्किंग डियर। ये प्रमुख यहाँ के जीव जंतु हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। असम के बारे में बताया जाता है कि असम में 7 नेशनल पार्क हैं, इसके अलावा 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एलोंग विथ न्यूमरस फॉरेस्ट रिजर्व। इसके अलावा फॉरेस्ट रिजर्व तो है ही। असम इज़ होम टू 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। असम में 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस नेशनल पार्क। दोनों ही बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं असम के। न्यूज़ की तरफ देखें, जो राइनो का री इंट्रोडक्शन किया गया है, ठीक है, वो असम का जो रिजर्व है उसको उसने प्रभावित किया है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। मानस नेशनल पार्क राइनोज नीड ट्रांसलोकेशन सपोर्ट। मतलब कि मानस नेशनल पार्क के जो राइनोज हैं उनको ट्रांसलोकेशन की सपोर्ट की ज़रूरत। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसी बात पता चली है लेटेस्ट सेंसस के अनुसार। इस न्यूज़ में हमें एक चीज़ ये पता चल जाती है कि वन्य जीवों की सुरक्षा किस प्रकार में असम में की जा रही। काजीरंगा नेशनल पार्क की जो अथॉरिटी है ना, इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है व्हीकल की स्पीड। हाईवे में जो ऐसा हाईवे जो कि इस नेशनल पार्क से होकर के गुजर रहा है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते हो। दिस इज़ एन एनुअल स्टेप टेकन टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम हिटिंग एनिमल दैट मूव आउट ऑफ द पार्क ड्यूरिंग फ्लड्स। जब यहाँ पर बाढ़ आता है तो यहाँ के जो जानवर हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करने लग जाते हैं। उस टाइम में जो व्हीकल है उनसे टकरा कर के इनकी डेथ ना हो, इसलिए यहाँ की जो अथॉरिटी है उसने इस प्रकार का डिसीजन लिया है। अब ये काम भी कोई आसान नहीं था। इसके लिए इन्होंने 6 सेंसर बेस्ड कैमरा को इंस्टॉल किया था 9 डेजिग्नेटेड एनिमल कॉरिडोर में, ठीक है, जहाँ जहाँ से लगता है कि इनका मूवमेंट होता है एनिमल्स का, इसी से वो मेज़र कर पाते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ द व्हीकल एंड इम्पोज फाइन्स ऑन दोज हु वायलेट द ऑर्डर। इसके पहली बात पता भी तो चलना चाहिए कि कितनी स्पीड में लोग भगा रहे हैं, और यदि इन्होंने नियम कानून का उल्लंघन किया है तो उनके ऊपर फाइन ठोका जाता है। कैमरा में लगाया गया है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम, ठीक है, विथ रडार फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड। रडार स्पीड को बताता है और नंबर प्लेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया है, ऐसा कहना है डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर का। एज पर द ऑर्डर ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ओनर्स ऑफ द व्हीकल डू नॉट एडहियर टू द स्पीड लिमिट विल बी पेनलाइज। और यही बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी कहना है कि जो व्हीकल का ओनर है उसको ध्यान रखना अपनी स्पीड का। यदि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है तो उनको पेनलाइज किया जाएगा। देखिए, जो 14वें नंबर की असम राइनो एस्टिमेशन सेंसस है, उसने ये बताया है कि 1 हॉर्न राइनोस of western Assam's Manas National Park bordering Bhutan are expected to have high life expectancy। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो हाई है। इसके अलावा सिग्निफिकेंट ग्रोथ है पॉपुलेशन में, ये बात बताती है 14वें नंबर की असम राइनो एस्टिमेशन सेंसस। लेकिन एक दिक्कत की बात यह है, 500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का जो पार्क है डज नॉट हैव ए वाइडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ काल्व्स एंड सब एडल्ट। मतलब कि उनके जो बच्चे हैं और जो एडल्ट हैं उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है टू सस्टेन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर अनलेस इट इज़ सप्लीमेंटेड थ्रू कंजर्वेशन ट्रांसलोकेशन। और इसको यदि आपको पूरा करना है तो फिर वही बात है, यहाँ से वहाँ उनका ट्रांसलोकेशन करना पड़ेगा। राइनो को री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, ठीक है, चलाया गया था इसके अंतर्गत में इंडिया राइनो विजन 2020 के अंडर में, ठीक है, इसको हमने चालू करे थे 2006 में। अब इसके अंतर्गत क्या करा गया था, इसमें हमको ट्रांसलोकेशन करना था राइनोस का काजीरंगा से और पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिसाइड ऑर्फन्स हैंड
रियर्ड एट सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन एट काजीरंगा। मतलब कि जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है उनको वहाँ से निकाल करके ऐसी जगह जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन में बढ़त हो सकती, वहाँ पर इनको ट्रांसलोकेशन करना था। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्नाटक से। इसमें बताया जाता है कर्नाटक जो कि होम है 6000 एलिफेंट्स का 2017 की सेंसस के अनुसार, लेकिन दुख वाली बात यह है 2021 में 70 हाथियों की डेथ हुई थी। अलग अलग रीज़न यहाँ पर बताए जाते हैं। ऑफ दीज 15 वर एट्रीब्यूटेड टू अननेचुरल कासेस। 15 हाथियों की डेथ हुई थी अननेचुरल कासेस से। इसमें इंक्लूड थे 10 ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन, मतलब कि बिजली के करंट से जिनकी मौत हो जाती है। 1 एलिफेंट वाज किल्ड इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, एनदर वाज शॉट। ठीक है, एक तो ट्रेन एक्सीडेंट में मरा और दूसरा शॉट में मरा। 1 एलिफेंट डाइड ड्यू टू इंजरीज काज्ड बाय स्नेयर्स while the cause of death was not ascertained in the one case। इसके अलावा कुछ कुछ ऐसे भी हाथी हैं जिनकी डेथ नेचुरल कासेस से हुई है। भारत और वियतनाम के संबंध से रिलेटेड एक न्यूज़ हमने देखे थे, तो उसी में आगे ये बताया जाता, पीआईबी में भी ये न्यूज़ आई थी और द हिंदू में भी ये खबर छपी। ठीक है, तो जो हनोई है ना, उसने प्रोक्योर किया है 12 स्पीड बोट्स किसके अंतर्गत में? एलओसी स्कीम के अंतर्गत में। कब? सितंबर 2014 में इनकी डील हो गई। फिर 2016 में क्या होता है, इंडिया ने एक्सटेंड करा था एनोदर $500 मिलियन डिफेंस एलओसी। किसको? वियतनाम को। एंड डिस्कशन आर अंडर वे टू आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट। लेकिन अभी डिस्कशन अंडर वे में है, आइडेंटिफाई किया जाएगा इक्विपमेंट को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं श्रीलंका से रिलेटेड। तो इसमें बताया जा रहा है जो ऊर्जा परियोजनाएं होती हैं वहाँ की, बिजली से रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं, उसमें पहले बोली लगा कर के इनको बेचा जाता था परियोजनाओं को। ठीक है, तो अब वहाँ की सरकार ने ऐसा नियम कानून लाई है जिसमें अब बोली लगाने की जो मेथड है उसको हटा दिया गया है। ऐसा संशोधन उन्होंने किया है। तो श्रीलंका ने गुरुवार को ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो प्रतिस्पर्धी बोली है इसको ख़त्म करने के लिए अपने बिजली कानून में संशोधन किया है और विपक्ष ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी की है। ठीक है, राज्य द्वारा संचालित सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सीईबी में जो ट्रेड यूनियन है ना, इन्होंने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। इसके बाद भी जो सांसद हैं 22 सदस्यीय सदन में 225 सदस्यीय सदन में इस संशोधन के लिए मतदान करा था। अब बात ऐसी है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम कोई बोली नहीं लगाना चाहते, बिना बोली लगाए ही भारत के जो अडानी समूह है ना, ये उसको खरीद लेगा या फिर ये उसको अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। तो इसके खिलाफ वहाँ लोगों का कहना है कि आधी रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल की उन्होंने चेतावनी दिया है कि आप बिना बोली लगाए कैसे ही अडानी को ये प्रोजेक्ट दे रहे हो। लेकिन वहाँ की सरकार चाह रही है कि हम बिड लगा करके काम में देरदारी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने बिड वाली प्रोसेस को हटा दिए है और ये ज़रूरी हो गया है क्विक डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। तो मार्च 2022 में अडानी ग्रुप ने साइन किया था एक एग्रीमेंट, किसके साथ में? सीईबी के साथ में, फॉर 2 लार्ज रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट। अडानी यहाँ पर 2 बड़े बड़े रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट लगाएगा सीईबी के साथ में। श्रीलंका's नॉर्दर्न प्रोविंस टू बी सेट अप एट ए कॉस्ट ऑफ $500 मिलियन विथ ए कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 500 मेगावाट टुगेदर। द मूव ड्रू फायर्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम श्रीलंका's मेन अपोजिशन पार्टी समागी जना बलवेगिया। अगली न्यूज़ हम देखने वाले थाईलैंड से। थाईलैंड में बताया जा रहा है कि थाईलैंड एक ऐसी एशियन कंट्री बन गई है पहली जो कि लीगलाइज कर रही है मरीजुआना मतलब गांजा। वहाँ की सरकार चाहती है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो बूस्ट हो, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है वो भी हमारा बूस्ट हो, इसलिए हम ऐसा कदम उठा रहे हैं। मतलब कि यदि कोई टूरिस्ट आ रहा है तो कम से कम इस बहाने तो आ जाए कि चलो यहाँ पर मरीजुआना मिलता है
इसी बहाने से लोग यहाँ पर आएँ। दूसरी बात, किसान लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, एग्रीकल्चर में बढ़ावा हो, इसलिए थाईलैंड ने ये कदम उठाया है। थाईलैंड ने लीगल कर दिया है marijuana की खेती को एंड इट्स कंजप्शन। आप इसका कंजप्शन भी कर सकते हो, किसमें? फूड एंड ड्रिंक्स में। इसका एम बताया जा रहा है बूस्टिंग इट्स एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म सेक्टर, बट स्मोकिंग पॉट इज स्टिल अगेंस्ट द लॉ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मोकिंग कर करके धुआं उड़ा रहे हो, ठीक है, ये अभी भी वहाँ पर अपराध माना जाता है। थाईलैंड की बात करें ना, तो इसने ट्रेडिशन यूज़ जो था किसका? गांजे का, इसका यूज़ चालू हो गया था इनका मेडिकल के क्षेत्र में 2018 से, ठीक है, ताकि जो पेन है, फैटीग है, इसके लिए इसका यूज़ किया जा सके। रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस, द गवर्नमेंट banking on the plant as a cash crop plans to give away 1 million plants to encourage farmer to take up its cultivation। मतलब कि 1 मिलियन प्लांट्स जो है सरकार किसानों को देगी ताकि वो इसका कल्टीवेशन कर सके। वहीं पोजेशन एंड द सेल्स ऑफ कैनबिस एक्सट्रैक्ट containing more than 0.2% of its psychoactive ingredient THC is not allowed, which will mean smoker of the drug known as pot, weed and a host of other names will struggle to get stoned। 0.2% का जो इंग्रेडिएंट है, यदि इसको आप ले रहे हो स्मोकिंग के रूप में, तो ये अभी भी वहाँ पर अलाउ नहीं है। Those who break the law can still face jail and fines।